बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभिनंदन, वो पायलट जिसे पाकिस्तान ने गिरफ़्तार भी किया, उसका जहाज़ भी गिराया और आज पूरी कौम सराह रही है इस कोशिश को, पाकिस्तान एयरफोर्स की, पाकिस्तानी फ़ौज की, किस तरह मादरे वतन का दिफा किया गया 27 फरवरी को। और इस पर पाकिस्तान के एयर चीफ मुजाहिद अनवर ख़ान साहब ने पैगाम दिया है कि हमारी अमन की कोशिश को कमज़ोरी न समझा जाए। ख़ास तकरीब भी हुई इस हवाले से। इमरान खान वज़ीर आज़म ने भी कौम को मुबारकबाद दी, पाक फ़ौज को सराहा और पाकिस्तान की एयरफोर्स को सराहा। और पूरी कौम सराह रही है 2 साल मुकम्मल होने पर कितनी ज़बरदस्त पाकिस्तान की कारकर्दगी रही। इसके साथ अभिनंदन की वीडियो भी सामने आई है, नई वीडियो, जिसमें वो पाक फ़ौज की तारीफ़ कर रहा है और सराह रहा है और कहता है जी अमन होना चाहिए। और कश्मीरियों के बारे में क्या हो रहा है ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज की बड़ी तारीफ़ कर रहा है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस ऑपरेशन के हवाले से स्विफ्ट रीटॉट, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बना और पाकिस्तान की सच्चाई सामने आई, पाकिस्तान की एयरफोर्स की ताकत सामने आई, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस, अहमियत है, क्या इससे पूरी दुनिया ने पैगाम लिया पाकिस्तान के हवाले से, इस पर बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे साथ हैं। शहजाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन हुआ 27 फरवरी को, जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी, ये कितनी अहम है अगर एयरफोर्स और कोई दिफाई लिहाज से देखा जाए तो? जी देखिए, जो मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, एयर फोर्सेस, आर्मीज, नेवीज, किसी भी मुल्क की, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो उस मुल्क के दुश्मन हो उन तक ये पैगाम जाए कि वो उस मुल्क की तरफ कोई गलत निगाह मत डालें, क्योंकि अगर वो ये करेंगे, किसी किस्म का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, तो उसका जो जवाब होगा, उन मिलिट्री फोर्सेस के अंदर वो कैपेसिटी और एबिलिटी मौजूद है कि वो अपने हरीफ की साइज के बावजूद, छोटा हो बड़ा हो, जो कोई ऐसी एडवेंचर करेगा, ये मिलिट्री फोर्सेस अपना दिफा करना जानती हैं और बल्कि एक बहुत बेहतरीन जवाब दे के उसको डिटर कर सकती हैं और ये बता सकती हैं कि आपको बेतहा नुकसान पहुंचेगा। तो 27 फरवरी को जो हुआ, वो डिटरेंस एस्टैब्लिश हुई। आपने कन्वेंशनल फोर्सेस की रेंज के अंदर एस्टैब्लिश किया कि आप जितने मर्जी बड़ी हों, लेकिन आपको जब पाकिस्तान एयरफोर्स जैसी एक मंझी हुई एयरफोर्स के साथ मुकाबला करना पड़े, तो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर होना चाहिए। हो गए और आपने देखा कि आपने नुकसान उठाया और उसकी वजह से पाकिस्तान की साइकोलॉजिकल असेंडेंसी और मिलिट्री असेंडेंसी, ये तमाम चीजें रीस्टैब्लिश हुई और एक डिटरेंस को मजबूती मिली। अच्छा शहजाद चौधरी साहब, क्योंकि ये चीज़ें आपसे तो ढकी चुकी नहीं है, थोड़ा सा हमें अगर ये स्विफ्ट रिटॉर्ट जो ऑपरेशन था इसके हवाले से बताएं। किस तरह भारतीय फ़ौज के पहले जिस तरह जहाज़ आए और वो पेलोड गिरा कर भाग गए, और उसके बाद फिर इस तरह से ऑपरेशन करना और जहाज़ अभिनंदन का गिराना, और फिर भारत का एक वावेला के जी ये तो F-16 जहाज़ हमने गिरा दिया, वो भी झूठ साबित होना, ये सारे इवेंट्स तो आप तो बेहतर बता सकते हैं, क्या कुछ हुआ? देखिए, जैसा हमें सबको पता है कि पुलवामा का जब मामला हुआ, तो उसके बाद क्योंकि हम उसको फॉल्स फ्लैग कहते हैं कि भारत ने खुद ही वो ड्रामा रचाया और एक बहाना ढूंढा कि पाकिस्तान पे इस किस्म का हमला करके पाकिस्तान पे अपनी जो एक साइकोलॉजिकल या सेंटेंसी जो है उसको एस्टैब्लिश करे, ताकि उसको पता था कि वो 5 अगस्त 2019 को क्या करने जा रहा है कश्मीर के सिलसिले में। तो एक अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को मिलिटरीली वो नीचा कर देता है और उसके ऊपर अपने अपने आप को डोमिनेट कर लेता है पाकिस्तान की फौज को, एयरफोर्स को, या किसी भी तरीके से, तो वो फिर पाकिस्तान शायद खामोशी के साथ वो 5 अगस्त का मामला सह जाएगा। ये कोशिश थी उसकी। तो उसने पहले पुलवामा को इस्तेमाल किया, उसके बाद 12 दिन लगाए अपने अंदर हिम्मत पैदा करने में और वो प्रोग्राम अपना प्लान बनाने में। उसके बाद फिर आके बॉम्बिंग की एक सॉर्टी की। उस बॉम्बिंग की सॉर्टी में भी आप देखिए तो वो अपने हदफ को बिल्कुल ना पहुंच पाया और उसको दूर से अपने बॉम्ब्स गिराने पड़े। उसकी वजह पाकिस्तान एयरफोर्स का रिएक्शन था जो उस रात हुआ, जब उसको जाहिर है कि इन टारगेट्स को, हिंदुस्तान के जहाजों को जब टारगेट किया गया, उनको रडार पे निशाना लिया गया, उनको बताया गया कि हम मौजूद हैं और हम आ रहे हैं, तो वहां से भागते हुए उन्होंने अपने वेपन छोड़े और जाहिर है कि निशाने पे नहीं लग पाए। एक तो वो बात थी कि उसका
वो बिल्कुल ही 24 घंटे के अंदर अंदर एक बहुत सॉलिड जवाब पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ने तो बिल्कुल जम के उसका जवाब दिया और दिन की रोशनी में दिया, और इस तरीके से दिया कि एक बिल्कुल इंटीग्रेटेड फोर्स की तरीके से जाके उसको, और हर चीज को मद्देनजर रखते हुए हर किस्म की सिचुएशन की तैयारी करके गए थे। और उसके बाद आपने देखा कि न सिर्फ अपने बॉम्ब्स भी गिराए उनके इलाके में, बल्कि उनके जहाजों को गिराया और उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, और उसको उनकी सुदकी भी उठानी पड़ी इन तमाम चीजों की। तो मेरा ख्याल है कि जैसा मैं पहले बात कर रहा था कि एक मिलिट्री असेंडेंसी ना थी, लेकिन डिटरेंस एस्टैब्लिश हुई, एक साइकोलॉजिकल असेंडेंसी आ गई पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास, और दुनिया भर ने देखा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो इस काबिल है कि इस हर क्वालिटी के जहाज और हाई टेक्नोलॉजी को भी कितने बेहतरीन तरीके से अपने अंदर वो इंटीग्रेट करके तो एक इफेक्टिव फोर्स के शक्ल में जवाब दे सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहजाद साहब, ये फरमाइए कि अब राफेल आ गए जी भारत के पास, उसके बाद मोदी ने कहा कि अगर हमारे पास राफेल होते तो शायद हमारा ये हाल ना होता जो पाकिस्तान ने किया है। ये जहाज़ आने के बाद आप समझते हैं कि भारत अब ये समझ रहा है कि अब उसके साथ दोबारा ऐसा नहीं हो सकता और बड़ी सुपीरियॉरिटी आ गई है? मैं पढ़ रहा था, अब वहाँ से लिखवाते भी हैं कॉलम BBC में भी कि जी तेजा बेहतर है या JF-17 थंडर बेहतर है, और हमारे पास नए भी आ रहे हैं। तो फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं ये राफेल के तनाजुर में? हमेशा जैसा मैं कहता हूँ कि ये एक जहाज का मुकाबला दूसरे जहाज से नहीं किया जाता। हर जहाज का अपना एक रोल होता है, और वो तमाम रोल्स जब यकजा किए जाते हैं किसी भी सर्विस के अंदर, तो फिर एक कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बनती है उस सर्विस की, उस मकसद के लिए जिसके लिए वो जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सिर्फ एक जहाज वर्सेस दूसरा जहाज नहीं होता। बार सूरत राफेल जैसे या उससे बेहतर जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स में काफी अरसे से मौजूद है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि लेटेस्ट F-16 का फ्लीट है, वो है। फिर माशाल्लाह हमारे JF-17 भी लोकली बनना शुरू हो गए हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी हमारे अंदर वो है एक तादाद है। और फिर उसके बाद ये जो मिक्स क्रिएट होता है इन तमाम चीजों का, जिसके अंदर के और फोर्स मल्टीप्लायर्स भी इस्तेमाल होते हैं, तो उनको जब हम इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेट करके, इकट्ठा करके, यकजा करके, उनकी मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज को अपने मिशन के अंदर शामिल करके, तो फिर जो मुकम्मल जो इफेक्ट आता है उसका, वो उससे बहुत ज्यादा होता है जो कि अगर आप एक एक जहाज करके उसका मुकाबला करें, तो जो मुकम्मल इफेक्ट है वो बहुत बड़ा है, और उसी का असर भारत ने उस दिन देखा। और अगर ये कहा जाए कि इस किस्म की इंटीग्रेशन या सिनर्जी उस तरफ आपको कम नजर आई, तो वो भी एक हकीकत है जिसकी जाहिर है कि आज इंडियंस और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही होगी अपने तौर पर, चाहे वो अब राफेल के थ्रू करें या जिस तरीके से भी जो भी समझे। हम उनको नहीं उनको सिखाएंगे कैसे कर रहा है, लेकिन उनको पता है कि उनके अंदर क्या क्या गलतियां नजर आई। अच्छा शहजाद साहब, आखिरी सवाल, आपने बहुत वक्त किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। ट्रेनिंग का कितना अमल दखल होता है पायलट की ट्रेनिंग का? मशीन तो जाहिर है कि उसका तो है ही है, और ट्रेनिंग को आप कैसे देखते हैं पाकिस्तानी पायलट्स की? ट्रेनिंग से ज्यादा कंसेप्शन की बात होती है। आप कंसीव जब करते हैं कि मैंने इस किस्म की जंग मुझे करनी पड़ जाएगी, किस किस्म का मेरा दुश्मन है, वो दुश्मन मेरे खिलाफ किस किस्म की फोर्स ला सकता है, वो फोर्स किस तरह मुझ पे अपनी अप्लाई हो सकती है मेरे खिलाफ। जब आप ये अंदाजा लगा लेते हैं, तो फिर आपके पास आपकी जो फोर्स की स्ट्रक्चर होता है, फोर्स स्ट्रक्चर, जो आपने जिस तरीके से आपको जो चीजें चाहिए वो सब कुछ आप जमा करते हैं, बनाते हैं, इंडक्ट करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के थ्रू एस्टैब्लिश करते हैं, इवॉल्व करते हैं, वो चीजें करके फिर उनको आप उसके मुताबिक तैयारी शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। अभी जंग हुई नहीं होती, हो सकता है अगले 10 साल में हो, 15 में हो, 20 में हो, लेकिन आप 15-20 साल का सफर तय करते हैं, और फिर इन सबको एक बिल्कुल गुजी हुई एक मशीन की तरह बना दे, गुंदी हुई मशीन की तरह बना देते हैं, तो वो फिर अपना असर दिखाती है। तो इसलिए आपका सवाल ये था कि ये पायलट ट्रेनिंग कैसे, पायलट तो साथ साथ ट्रेन होते रहते हैं, जब अपना काम जानते हैं, अपने मशीन को जानते हैं, अपने मकसद को जानते हैं, तो वो अपना अपना रोल अदा करते हैं। देखिए ऐसा ही है जैसे कि मैंने एक दफा किसी जगह पे म्यूजिक की सिम्फनी की मिसाल दी थी, ऑर्केस्ट्रा की। ऑर्केस्ट्रा जो होता है, मुख्तलिफ जो म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं, कोई कुछ बजाता है, कोई कुछ बजाता है, लेकिन वो मिल के जो आवाज कंडक्टर निकालता है उसमें से, वो म्यूजिक बनती है, वो सिम्फनी बनती है। तो ये होता है, इस तरीके से कैंपेन एप्लीकेशन और फोर्स एप्लीकेशन की जाती है। ठीक है शहजाद चौधरी साहब, सर आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत इनायत। वेलकम।
अच्छा जी, अब मैं आपको, आपने सुन लिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, टेलीविज़न पर आपने इनको कई दफ़ा देखा होगा, पाकिस्तान के बड़े दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। उन्होंने जो बातें कही आपने सुन ली। अब आप देखिए कि अभिनंदन क्या कह रहा है, वो भी मैं आपको सुनवा रहा हूँ कि उसकी किस तरह से वीडियो सामने आ गई है, और वो जो बातें कर रहा है वो आप जब सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ख्र महसूस होगा कि किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज की दुश्मन भी तारीफ़ कर रहा है और किस तरह वो नाकाम हुआ था जब उसने पाकिस्तान को, इस पाक सरजमीन को निशाना बनाने की कोशिश की। तो सुनिए जनाब। मुल्क में हूँ तो ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फर्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ। अब ये पाकिस्तान की एक जैसे ही लगे थे मुझे। आपने सुना कि तारीफ कर रहा है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अच्छा, लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी और मैं हिल नहीं पा रहा था, तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। वहाँ से भागने की कोशिश मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे फौजियों ने बचाया, मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया, सही ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद इस जहाँ पे मैं हूँ, मैं तब से यहाँ पे हूँ आपकी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स and very chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, और मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। तो आपने सुना कि कह रहा है कि जी अमन होना चाहिए। अब ये अब आकर रिलीज़ की है पाकिस्तान ने ये वीडियो, और ज़ाहिर है सोच समझ कर हर काम किया जाता है, और पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है, फिर पाकिस्तानी सोल्जर्स की कि उन्होंने इसकी जान बचाई, वरना वहाँ लोकल जो लोग थे पाकिस्तानी थे वो तो इसको मार ही डालते। और फिर जिस तरह से इसको ट्रीटमेंट दिया गया, और फिर फैंटास्टिक ये तो चल ही रहा है, ट्विटर पे भी इस वक्त टॉप ट्रेंड है। और ये बात अभी हम पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से फिर दोहराई गई, DGISPR ने भी, कि चाय की ऑफ़र बरकरार है। तो अगर दोबारा कभी इस तरह की मुहिम जो कोशिश हुई तो इससे बढ़कर ही ऐसा या इससे बढ़कर ही हाल होगा। और DGISPR की तरफ से भी आज के दिन को याद किया गया है, और ये कि किस तरह पाक आर्मी ने, पाक फ़ज़ाइया ने कौम की मदद से, दुआओं से ये इतनी बड़ी फतह हासिल की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।